सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी है मंजू जी? बस बिल्कुल अच्छी हूँ मैं, एकदम फर्स्ट क्लास। आपका चेहरा बता रहा है, आपकी हंसी बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। हाँ, मैं खुश हूँ और मैं नाटक भी नहीं कर रही हूँ। ये आपने पते की बात कही कि आप जो दिख रही है वो सच में दिख रही है। हाँ। उसमें कहीं कोई नाटक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिंदगी तो एक रंगमंच है और इस रंगमंच में देखिए हम कभी न कभी कोई न कोई नाटक तो करते हैं। करते हैं और कई बार तो करना पड़ता है। ऐसा भी होता है, चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कहीं और जगह हो, तो वहां तो एक हम जानबूझ के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से करते हैं, लेकिन कई बार जीवन में भी जानबूझकर नाटक करना पड़ता है। बहुत जरूरी होता है। एक नाटक में हमने पढ़ा था जहाँ लेखक कहता है कि जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, उसमें भी नाटक होता है। और सच में जब वो कहता है कि एक पत्नी कहती है कि भाई जब मेरे लिए गजरा लेके आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मुझे चाट खिलाने ले जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि ये भी जिंदगी में जीने का एक तरीका है कि आप चाट खा कर भी खुश हैं, आप गजरा लगाकर भी खुश हैं। तो खुश होने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं जिंदगी में, और वो नाटक के इस रंगमंच पर हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हमने जिस रूप में जन्म लिया है वो दुनिया तो रंगमंच है और हम कठपुतलियां हैं। सही बात है। आज विश्व रंगमंच दिवस है। हाँ। तो इस बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा आज का विषय रहेगा कि आलोचना का जवाब कैसे दें। इस जीवन में हम आए हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से मेल जोल होता है, उनके साथ काम करना पड़ता है। कई बार आलोचनाओं का सामना हमें करना पड़ता है। कई बार नहीं, बहुत बार, ज्यादातर। तो इनका सामना हमें कैसे करना है या कैसे जवाब देना है, इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबके वैसे तो तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो मूल बातें हैं उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। और हमारे श्रोता भी लिख सकते हैं कि उन्होंने कभी किसी की आलोचना की। हाँ। या उनको कभी कोई ऐसी आलोचना सुननी पड़ी जिससे वो दुखी हो गई, या उनका जीवन बदल गया हो किसी आलोचना के बाद। कई बार वो हमारे लिए प्लस पॉइंट भी हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा घूमने भी चलेंगे। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है। चिल्का झील उड़ीसा में है ये। हाँ। तो वहाँ हम घूमने चलेंगे। ठीक है। और मुझे कुछ कहना है। आपको क्या कहना है? देखिए, मुझे कुछ कहना है। ये जो एक हमारा सेगमेंट है, इसमें आज का जो विषय है परिवार का एकत्रित भोजन। परिवार सब मिल करके एक साथ में जब भोजन करते हैं तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं या होते हैं, क्यों करना चाहिए। हाँ। इस विषय पर थोड़ी सी हमारी चर्चा होगी। और हमारे श्रोता भी लिखें कि क्या वो अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं या एकल परिवार में रहते हैं। जब वो सामूहिक रूप से रहते हैं तो फिर किस तरह से खाना खाते हैं, क्या कभी बैठ के साथ खाना खाकर उन्हें कोई खास ऐसी अनुभूति हुई हो तो उसका वो जिक्र अपने संदेशों में हमें कर सकते हैं। है ना? बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा विराम देकर के गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल।
रचना करते हैं, हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। सच क्या है ये हमसे न पूछिए, क्योंकि हम लोग हैं बहरूपी। सच क्या है ये हमसे न पूछिए, क्योंकि हम लोग हैं बहरूपी। कोई जाने न पहचाने न, ऐसा हम इंतजाम करते हैं। हम नाटक में काम करते हैं, जिंदगी एक नाटक है। देखिए गीत में भी बताया है कि जिंदगी एक नाटक है और हम नाटक में काम करते हैं। वही मैंने कहा ना कि जिंदगी में भी हमें नाटक करना पड़ता है, चाहकर और न चाहकर भी। बिल्कुल है ना। लेकिन रोजमर्रा की जो जिंदगी हम जीते हैं वो एक नाटक ही है। सुबह उठना, करना और साथ में बच्चों को प्यार से कहना, कभी डांटना, फटकारना, उनके लिए काम करना, पतिदेव से बात करना, घर परिवार को संभालना, नौकरी में जाना, अपने सहकर्मियों से मिलना और अपनी उनको सम्मान देना। बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं हम ड्रामा करते हैं। कई बार हमारा मन खिन्न होता है लेकिन हम खुशी जाहिर करते हैं। तो ये सब जिंदगी में हमें करना पड़ता है। लेकिन जब बात चलती है कि हम उस मंच की बात कर रहे हैं जहां दुनिया भर में लाखों लोग थिएटर, जिस थिएटर की बात हम कर रहे हैं, आज दिवस है, तो उसको भी जब हम देखने जाते हैं ना तो पता चलता है मंजू कि वहां पर भी हाड़ तोड़ मेहनत होती है, तब जाकर कोई एक नाटक तैयार होता है। बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ प्रयास करते हैं और उनके मिले जुले प्रयास से ही एक अच्छा नाटक बन पाता है या एक अच्छी प्रस्तुति बन पाती है। तो निर्देशक और अभिनेता पात्रों का विकास करते हैं, डायलॉग जो है वो याद किए जाते हैं, प्रोडक्शन क्रू जो होता है वो स्टेज को डिजाइन करता है, संगीत, रोशनी और कोरियोग्राफी सबका मिला जुला प्रयास रहता है। तब कहीं जाकर कहानी को भीड़ के सामने रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है और तभी वो लोगों को पसंद आता है कि मिला जुला एक अच्छा प्रयास हो। बिल्कुल। और महीनों की मेहनत सफल होती है तभी। और खासतौर से देखो, जब बात चली थी कि हमें डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, याद क्या करने पड़ते हैं मंजू, उसे आत्मा में उतारना पड़ता है। आपकी रूह में जब तक वो डायलॉग नहीं समा जाते ना, तब तक आप उस पात्र से न्याय नहीं कर पाते। यानी जो रोल आपको दिया गया है वो खाली डायलॉग याद करने मात्र से आप नहीं कर सकते। वो डायलॉग आपकी रूह में, आपको सोते से उठाए ना तब भी आपको वो डायलॉग याद होने चाहिए। यानी आप असल जिंदगी में जो है वो आपको भूल करके उस किरदार में पूरा समा जाना पड़ता है। और रंगमंच तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। आपको वन टेक में सारा नाटक करना पड़ता है, जहाँ रीटेक नहीं होता है। बिल्कुल। और कोई माफी नहीं है। सामने जनता है, दर्शक है और इधर आप हैं। और आप ही के ऊपर सारा श्रेय होता है। आपसे गलती हुई तो फिर आप गए। बिल्कुल। तो ये जो रंगमंच है ये हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और हमारे अंदर आत्मविश्वास भी जगाता है। रंगमंच हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना सिखाता है और कला के प्रति आकर्षण पैदा करता है। ये दर्शकों को एक नई भाषा, संस्कृति और कहानी कहने के तरीकों से भी अवगत करवाता है। और रंगमंच का हिस्सा बनना एक रोमांचकारी कार्य है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप रंगमंच से जुड़ सकते हैं। देखा, एक दुख की बात क्या है मंजू, कि हमारी संस्कृति में हम कला को मानते हैं, जैसे नृत्य है, लोक कथाएं, लोक कलाएं हैं, वो हमारे जीवन से जुड़ी हैं। लेकिन रंगमंच अभी भी क्या है, आम लोगों का दिनचर्या का हिस्सा नहीं बन पाया है। लोग रंगमंच को कई बार बहुत एक अलग दृष्टि से देखते हैं। उन्हें लगता है कि टाइम खराब करने का, टाइम किल करने का साधन है, जबकि ऐसा है नहीं। वो एक बहुत बड़ा साधन है। आप एक बार जाके आइए, अपने बच्चों को रंगमंच से जोड़िए, फिर आप देखिए आपका बच्चा किस तरह से अपनी व्यक्तित्व को निखारता है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है एक तरह से रंगमंच में। जब आप बड़े बड़े रंगकर्मियों के नाटक पढ़ते हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के थिएटर को आप देखते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि जिंदगी
बहुत आगे है हमारी सोच से। और फिल्म जब हम देखने जाते हैं तो फिल्म में तो क्या होता है कि अलग अलग सेट जो है वो बना करके उसका फिल्मांकन होता है, तो वो आसान काम है। लेकिन रंगमंच की जब बात करते हैं तो उस 3 घंटे के दौरान उस जो नाटक जो मंचित किया जा रहा है उसमें कई तरह के अलग अलग सेट हमको तुरंत बदलने पड़ते हैं, यानी पता भी नहीं चलता है और पूरा सेट बदल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप एकल नाटक करते हैं तो उसमें तो उस कलाकार को एक तरह से उसकी दर्शकों से मुठभेड़ होती है वो, क्योंकि वो अकेला मंच पर है और उसे बहुत सारे किरदार अदा करने हैं। एक ही मंच पर एक व्यक्ति कई किरदार अदा कर रहा है और लगातार 2 घंटे तक, पौने 2 घंटे तक वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, रो रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। उसकी वो चीज टूटनी नहीं चाहिए, वो जो श्रृंखला वो बनाए रखा है उसमें कहीं भी भंग हुआ नहीं और दर्शक वहां से डिस्टर्ब हुए नहीं। बिल्कुल, आप जो बात करी ना, एक श्रृंखला की बात करी, मुझे वो बात याद आ रही है। एक बार जब मैं ड्रामा देखने के लिए गई थी तो जो कलाकार थे वो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे और उसमें आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही थी। जब थोड़ी कम आवाज आ रही थी तो वो कलाकार बिल्कुल अपने किरदार में इतने ज्यादा डूबे हुए थे और थोड़ा जो सीन था वो भी कुछ संजीदा ऐसा गंभीर था। लेकिन दर्शकों में से आवाज आई कि हमें आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, लोग चिल्ला उठते हैं, चिल्लाए। तो ये बात सुनकर के वो जो कलाकार थे तो उनका जो एक लय था वो भंग हो गया क्योंकि वो उसमें डूबे हुए थे और वो एकदम स्तब्ध होकर के सब खड़े होकर के देखने लग गए कि क्या हुआ। और फिर से उन्हें उस किरदार के अंदर घुसने में थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि फिर से अपने हाव भाव को बदलना, अपने मूड को बदलना और फिर उस किरदार को वहीं से पकड़ करके आगे बढ़ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक तपस्या है और 8-8 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है एक रंग कलाकार को, तब जाकर वो रंगमंच पर अपना प्रदर्शन कर पाता है किसी नाटक का। आसान नहीं होता कि किसी स्क्रिप्ट को आपने ले लिया और आप खड़े हो गए, आपने डायलॉग्स डिलीवरी कर दी या पीछे से किसी ने आपको डायलॉग दे दिए ना, ये सब नहीं होता नाटक करना। नाटक तो एक अभ्यास है, बहुत महान अभ्यास है, जहां आपको सालों रियाज करना पड़ता है, तब जाकर आप, और फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और आपकी आवाज का सारा खेल होता है, जहां आपको आवाज का भी रियाज करना पड़ता है। तो ये मनोरंजन का मात्र साधन नहीं है, बल्कि एक संदेश को लोगों तक पहुंचाना भी है। विश्व रंगमंच दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने 1961 में इस दिन की शुरुआत की थी और हर साल इसका संदेश नाटकीय प्रदर्शनों के माध्यम से दुनिया भर के मंचों तक फैलाया जाता है। और इस वर्ष की यानी कि 2025 की जो थीम है वो है रंगमंच और शांति की संस्कृति। कितना सुंदर संदेश दिया है कि एक रंगमंच है, एक नाटक की दुनिया है जो आपको शांति दे सकती है, दुनिया को शांति दे सकती है। बिल्कुल। तो अपने बच्चों को रंगमंच से जोड़ें और आपको इसके बड़े रूप की अगर ज्यादा चाहिए तो आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर दुनिया जहान के राष्ट्रीय स्तर के बच्चे आते हैं और उनकी जिंदगी वहां बहुत ही खूबसूरत बनती है। वो समझ पाते हैं कि आखिर ये अभिनय की दुनिया है कैसे। और इससे बच्चों में आत्मविश्वास भी बहुत आता है। कई बार बच्चे या बड़े, बच्चों की ही क्यों बात करें, बड़े लोग भी जब थोड़ी सी भीड़ देख लेते हैं, ज्यादा लोगों को देख लेते हैं, तो उनके सामने बोलने में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जो उन्हें कुछ याद होता है वो भूल जाते हैं, क्या बोलना है इस बात का होश उन्हें नहीं रह पाता, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा लोगों को देख करके या भीड़ को देख करके बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन जब आप बचपन से ही अगर मंच की आदत होगी, थोड़ा थोड़ा बोलने की आदत होगी, मंच पर जाने की आदत होगी, तो ये जो समस्या है ये काफी हद तक कम हो जाती है और मन के अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ, हम अपने विचारों को लोगों के सामने रख सकते हैं। अगर आप बचपन में नहीं भी जा सके तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप किसी भी उम्र में रंगमंच से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। यकीनन आप देखिए तो सही जाकर। और मुझे तो ये भी कहना है मंजू कि अगर आप मंच पर नहीं है, मंच के पीछे भी है ना, उस टीम में भी है कि जो मंच के पीछे काम करती है, तब भी आपका इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस बनता है। आपको पता चलता है कि टीम वर्क क्या होता है, मिलजुल कर रहना क्या होता है और एकता में कितनी शक्ति होती है। ये जो बातें हमने अभी की, इन्हीं बातों को बहुत सारी हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजा भी है, तो हम शायद बहुत सारी बातें तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उनका जो सार है उस बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सारा संसार एक रंगमंच है और सभी स्त्री पुरुष केवल इसके अभिनेता हैं। वे आते हैं और चले
जाते हैं और हर एक को अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती है। विलियम शेक्सपियर का प्रसिद्ध कथन जीवन और रंगमंच के बीच की समानता को दर्शाता है। 27 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, जो न केवल रंग कर्मियों के योगदान को सम्मानित करने का अवसर देता है, बल्कि इस विधा की सामाजिक और सांस्कृतिक महत्ता को भी रेखांकित करता है। बहुत सुंदर। और एक श्रोता लिखते हैं कि रंगमंच दिमाग को खोलने में मदद करता है। विविध विषयों पर अद्वितीय और अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए रंगमंच लोगों को नई और विविध आवाजों के साथ दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का अवसर देता है। चाहे लेखन हो, निर्देशन हो, निर्माण हो, अभिनय हो, सुंदर वेशभूषा बनानी हो, प्रकाश के दृश्य हो, डिजाइन हो, रंगमंच कला का एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए विभिन्न तरीकों से शामिल होने वाले प्रतिभाशाली कलाकारों की एक विस्तृत श्रृंखला की जरूरत होती है। एक साथी लिख रहे हैं कि रंगमंच स्वयं एक महान शिक्षक है। ये सिखाता है कि जैसे पेन से लिखा हुआ रब नहीं किया जा सकता, यानी मिटाया नहीं जा सकता, वैसे ही मंच पर निभाते हुए बोलना, चलना, उठना, बैठना सब अमिट है। बेहद परफेक्शन की जरूरत है। अथक परिश्रम, पंक्चुअलिटी, टीम वर्क और ओबीडियंस, डेडिकेशन, न जाने कितने ही गुणों का समावेश होता है एक रंगकर्मी में। बहुत सही लिखा है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हर वर्ष की तरह विश्व रंगमंच दिवस हम मना रहे हैं। इस दिवस का प्रयोजन रंगमंच के वैश्विक ढांचे को मजबूत बनाए रखने से संबंधित है। रंगमंच से जुड़े युवाओं को रोजगार समुचित व्यवस्था में मिलता रहे और थिएटर की परंपरा भी जीवित रहे, ऐसा कोई कार्य होना चाहिए। चलिए एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। घर में
विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय। हाँ, अब थोड़ा घुमाते हैं चिल्का झील। हाँ बिल्कुल, घूमना बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से घूमेंगे मंजू, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। जब हम निकलेंगे ना तो थोड़ा कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सीधा जब हम चिल्का लेक पर पहुंचने वाले हैं तो नहीं, इसलिए हमने समय भी बताएंगे उनको कि यहाँ जाने का जो सबसे परफेक्ट टाइम है वो कौन सा समय है। अभी तो गर्मी बहुत है, तो इस गर्मी में नहीं जाना है आपको। ये हम आपको थोड़ा एडवांस में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप तैयारी कर लें और टिकट वगैरह निकाल करके रख लें। ट्रेन से अगर यात्रा करें तो हमें टिकट भी नहीं मिलते, लेकिन छुट्टियों का प्रबंधन भी तो करना होता है। हाँ, तो मंजू ये बात हम कह रहे हैं, उससे पहले एक संदेश में पढ़ दूं आपके। बिल्कुल। देखिए हमारे एक श्रोता कितना प्यारा संदेश लिख रहे हैं कि आज का विषय तो रोचक है, घूमना भी है और आलोचना की भी बातें हैं। चिल्का झील घूमेंगे, आपके साथ आनंद आने वाला है। आप दोनों की आवाजें हमें बहुत पसंद आती है। एक हमारी धीरी नीरी गंभीरता से बोलने वाली सखी है मंजू और एक है प्यार से बेहद अपना तुझसे हंसती मुस्कुराती खनकती आवाज वाली हमारी सखी मंदाकिनी जी। तो आप दोनों को नमस्कार। तो श्रोता कितने गौर से कार्यक्रम सुनते हैं। बात तारीफ की नहीं है, बात उनके स्नेह और प्यार की है कि वो जब प्यार से सुनते हैं, स्नेह के साथ सुनते हैं, तो अपनी बात जरूर कहते हैं। हाँ, और अपने विचार वो हमसे साझा करते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। चलिए चिल्का लेक की बात करते हैं। उड़ीसा राज्य के पुरी, खोर्धा और गंजाम जिलों में स्थित एशिया की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है। ये पक्षी देखने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए धरती पर स्वर्ग के समान है। नाशपाती के आकार की ये झील कुछ छोटे छोटे द्वीपों से घिरी हुई है और दूसरे किनारे के आसपास मछली पालन और नमक के तालाब हैं। तो शांति से रहने और मौज मस्ती करने के लिए चिल्का झील पर कुछ समय बिताया जा सकता है। जब आप अपनी जिंदगी में थोड़ा परेशान हो तो चिल्का झील जा सकते हो। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है और ये कई वर्ग किलोमीटर में जुड़ी हुई है और इसकी अनूठी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी दिला दिया। 1100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में 1100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा। और इसकी सबसे जो उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है कि इसके जल में कई द्वीपों की उपस्थिति है। झील के आसपास की आर्द्र भूमि और दलदल कई लुप्त प्राय और दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है, जिनमें इरावदी डॉल्फिन और ऑलिव रिडले नाम के समुद्री जो कछुए हैं वो शामिल है। यानी उन्हें अगर देखना है तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। और ऐसी विविधतापूर्ण और अद्वितीय जैव विविधता की उपस्थिति ने नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण के लिए चिल्का झील वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। और झील और उसके द्वीपों को देखने के लिए नौका विहार और नौका सेवाएं भी उपलब्ध है। नौका विहार करके आगंतुक प्रचुर पक्षी जीवन, प्राचीन जल और शांत परिदृश्य देख सकते हैं। आसपास के क्षेत्रों में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। पुरी जैसे आसपास के जो शहर हैं वो अपने प्राचीन मंदिरों, जीवंत बाजारों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए जब आप चिल्का लेक आएंगे तो पुरी और उसके आसपास की जगहों पर भी जाकर के घूम सकते हैं। बिल्कुल जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ आसपास कैसा माहौल आपको दिख रहा है। और हमारे एक श्रोता ने अपने विचार लिखे भी हैं कि चिल्का झील मुख्य रूप से अप्रवासी पक्षियों के लिए एक अच्छी जगह है। इस झील में हर साल लाखों की संख्या में पूरे विश्व की कई जगहों जैसे साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, फ्रांस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि स्थानों से पक्षी आते हैं और पक्षियों का आगमन अक्टूबर से आरंभ हो जाता है और ये फरवरी तक चिल्का झील में रहते हैं। यहाँ पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों को इस दौरान देखा जा सकता है और यहाँ पक्षियों के झुंडों को देखना अपने आप में बेहद रोमांचक लगता है। बिल्कुल सही कहा। और हम ये कह सकते हैं कि चिल्का झील जो है जैव विविधता का खजाना है और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। इसका जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र, विविध वन्यजीव और आश्चर्यजनक परिदृश्य इसे बहुत ही अनोखा बनाते हैं। इतना अनोखा कि मतलब देखते ही बनता है। इसी को देखने के लिए लोग वहां पर जा सकते हैं या जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चिल्का झील 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। ये समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। दिसंबर
दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब देखिए ना, कुछ समय के लिए खारा और कुछ समय के लिए मीठा पानी, ये तो मतलब एक बहुत आश्चर्य वाली बात है। खैर, चिल्का झील पक्षी अभयारण्य व पक्षी जैव विविधता के लिए एक आश्रय स्थल है। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक है और सर्दियों के प्रवास के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिए एक आवश्यक पड़ाव भी है ये। और इसके अलावा ये अभयारण्य नलबाना द्वीप पर स्थित है, जो लगभग 15.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। मानसून में द्वीप पानी में डूब जाता है, पर जैसे ही पानी कम होता है, ये विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए एक हरा भरा उपजाऊ आवास बन जाता है। मंदाकिनी जी, मतलब ये जब बात हम कह रहे हैं, तभी इसको हम देख लें। हाँ, नहीं मतलब वो सीन जो है हमारे मन के अंदर घूम रहे हैं कि हाँ, कैसा होगा कि वो पानी में डूब जाते हैं द्वीप, जैसे पानी कम होता है द्वीप उभर कर आते हैं और दिखते हैं, और फिर प्रवासी पक्षी विभिन्न तरह के वहां आते हैं। उनमें बहुत सारे रंगों के पक्षी आते हैं, अलग अलग आकार के पक्षी आते हैं ना। बिल्कुल, तो जो समय है वो देखते ही बनता है, और हम इसे कल्पना शक्ति अगर हम अपनी लगाएं तो पता चलता है कि कितना सुंदर दृश्य होता होगा। तो हर साल मंजू सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी साइबेरिया और मध्य एशिया और यूरोप से आते हैं, और इनमें मुख्य आकर्षण होता है ग्रेटेड फ्लेमिंगो, जिसके चमकीले गुलाबी पंख शांत नीले पानी की पृष्ठभूमि पर एक अलग ही आभा बिखेरते हैं। क्या बात है, उनके जो रंगों भरे जो पंख है। और फ्लेमिंगो के अलावा कई प्रकार के पक्षी जैसे कि सारस, बतख, गीस, सैंड पाइपर, पेलिकन और बगुले भी आते हैं। ये जब झुंड में उड़ते हैं और पानी पर चलते हैं तो ये दृश्य बहुत लुभावना होता है और फोटोग्राफर्स के लिए एक शानदार वातावरण इससे बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। और चिल्का झील में जो समृद्ध पुष्प प्रणाली और जलीय पौधे हैं वो भी देखते ही बनते हैं, जो कई जलीय जानवरों को आश्रय और भोजन भी प्रदान करते हैं और पानी की गुणवत्ता को भी बनाए रखते हैं। ये पौधे हैं जल लिली, कमल और वेलिसनेरिया या डकवीट जैसे पौधे हैं जो इसको बना के रखते हैं। बिल्कुल। और चिल्का झील पर आकर जो गतिविधियां आप कर सकते हैं वो है नाव की सवारी, पक्षी देखना, जल क्रीड़ाओं का आनंद लेना, सूर्यास्त के नजारे देखना, कैंपिंग का अनुभव लेना, फोटोग्राफी करना, कई तरह के द्वीप देखना और स्थानीय गांवों का भ्रमण करना। इतने काम आप कर सकते हैं। हाँ, और मुख्य जगह जो देखने की वो है नलबाना द्वीप है, कालीजय मंदिर है, सातपदा है, हनीमून द्वीप है, बीकन द्वीप है, पक्षियों का द्वीप है, नाश्ता द्वीप है, कैसे कैसे नाम भी हैं, मंगला जोड़ी है। ऐसी कई जगह हैं जहां पर श्रोताओं आप लोग जा सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं। और यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है ये भी बताइए मंजू। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा है भुवनेश्वर। अगर रेल द्वारा आ रहे हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन है बालूगांव और पुरी। और अगर सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो NH5 प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों से बहुत सारी बसें चलती है जो आपको चिल्का तक पहुंचाती है। और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जो हमने आपसे कहा था सर्दियों का समय है, यानी कि नवंबर से फरवरी तक। इस अवधि के दौरान मौसम ठंडा और आरामदायक रहता है। झील पर नाव की सवारी करने के लिए भी ये आदर्श समय है। तो इस समय यानी जो हमने समय बताया, इस समय आप आइए चिल्का झील और अभी से इसकी प्रोग्राम तैयारी कर लीजिए। इतना एडवांस में हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि अगली बार अगर आपका कहीं घूमने जाने का जब कार्यक्रम बने तो चिल्का झील को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि वहां जाना है। छुट्टियों का प्रबंध कीजिए, आप टिकट निकालिए और देखिए पहुंच जाए वहां। तो देखा श्रोताओं, मंजू ने आपकी छुट्टियों को कितना खूबसूरत बना दिया है। आप चिल्का झील के बारे में जरूर सोचिए और वहां जाकर हमें बताइएगा फिर से लौटकर कि जब आप गए थे तो आपके क्या अनुभव रहे। हम सोच रहे हैं अंतराल के बारे में। बिल्कुल जरूरी है। अंतराल का समय पूरा हो चुका है मंदाकिनी जी, और अब बातें थोड़ी ज्यादा हो रही है। हम एक गीत सुन लेते हैं। जी बिल्कुल।
खोले हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम, गुलो गुलजार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। जब तू चमन में आए हर उनका मुस्कुराए, जब तू चमन में आए हर उनका मुस्कुराए। है बेहिजाब तेरा शबाब, हम हो गए दीवाने, लो आया प्यार का मौसम, तेरे दीदार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है, हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है। तू आफताब जामे शराब, रोशन हुए मैं खाने, लो आया प्यार का मौसम, विसाले यार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। जाने बाहर आजा, दिल के करार आजा, जाने बाहर आजा, दिल के करार आजा। ये शब ये ख्वाब ये माहताब, अब तो लगे तड़पाने, लो आया प्यार का मौसम, मेरे दिलदार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, तबला और उसकी परंपरा। आमंत्रित कलाकार तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। 6 घराने मेन तबले के माने जाते हैं और मैं पर्सनली पंजाब घराना से बिलोंग करता हूं, क्योंकि मेरे गुरु उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब और उस्ताद जाकिर हुसैन खां साहब हैं। जल्द ही विविध भारती पर। मंदाकिनी जी, हाँ, देखिए अब हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, बीच बीच में गाने भी बजा रहे हैं। अब ये तो हमारे श्रोता ही हमें बता सकते हैं कि आप कुछ ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई की प्रतिक्रिया आती, भाई हमें बहुत अच्छा, कई ये भी बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हैं आप, ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी बातें में आपके हमारी आलोचना कब करेंगे, आप ये कहना चाहती है ना कि वो आलोचना भी करें। हाँ, कर भी सकते हैं अगर उन्हें कुछ
ठीक नहीं लगती है तो आलोचना कई बार हमारे अंदर सुधार भी करती है ना, और कई बार हमारे आत्मविश्वास को ठेस भी पहुंचाती है, कई बार हमारे दिल को दुखाती भी है आलोचना। कई बार आलोचना जब बिना वजह की जाती है या हद से ज्यादा की जाती है तो यानी हमारा मन बहुत दुखी भी होता है, व्यथित भी होता है, और हमें लगता है कि भाई ऐसे जीवन का क्या फायदा, या इन लोगों के साथ रहने का क्या फायदा, या इनके साथ में होने का फायदा क्या, क्योंकि ये तो मेरे मनोबल को और भी गिरा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो परिजन हैं या हमारे सहकर्मी होते हैं, चाहे हमारा घर हो, परिवार हो, पड़ोस हो, कहीं भी हो, जैसे एक नई बहू आती है ना मंजू शादी करके ससुराल में, वहां उसकी जब आलोचना शुरू कर दी जाती है, अरे इसको काम भी नहीं सिखाया इसकी माँ ने, अरे इसको ये भी नहीं कराया, इसको तो ये भी नहीं आता, उसकी आलोचना करने शुरू कर देते हैं, अरे तुझे कुछ भी नहीं आता, क्या सिखाया गया तुझे, तो उसका मनोबल वहीं से टूट जाता है, बिल्कुल घबरा जाती है। ठीक वैसे ही जब एक नया इंसान नई नई नौकरी में जाता है, वहां उसका बॉस अगर उसे डांट देता है, फटकार देता है, तो उसका मनोबल टूटता है। घर परिवार में भी अगर हमारे माता पिता हमें हर वक्त डांटेंगे, फटकारेंगे, आलोचना करेंगे, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, किसी काम के नहीं हो तुम, है ना, उसकी लड़की को देखो कितनी अच्छी है, कितनी होनहार है, तो मनोबल आपका टूटता है। तो आलोचना किन अर्थों में की जानी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तो आलोचना का जवाब हम कैसे दें, ये तो आता है सेकंड उसमें। सबसे पहले है कि आलोचना की कैसे जानी चाहिए, किसी की और क्यों की जाए, क्या इसकी आवश्यकता है, कब की जानी चाहिए आलोचना, किस तरह से की जानी चाहिए आलोचना, इन मुद्दों पर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी। आपने जो बहू का जो उदाहरण दिया ना, ये सबसे अच्छा उदाहरण है आलोचना का, कि बिना वजह जब वो ताने सुनने पड़ते हैं, घर में आती है, उसे आए को 2 दिन भी अभी हुए नहीं, उसे उस वातावरण के बारे में पता नहीं, लोगों के बारे में पता नहीं, खान पान के बारे में पता नहीं, लेकिन चाहे वो गलती करे या ना करे तो भी बस कि तुमने हमारे मन, जबकि उसे पता भी नहीं कि आपके मन के मुताबिक काम करना कैसे है, पहले उसे समझने का मौका तो दीजिए। और जब कोई नया व्यक्ति घर के अंदर आता है तो बहुत प्यार से उसे अपनाना पड़ता है, दोनों तरफ से ये बात जरूरी होती है ना, कि कोई नई लड़की आई है तो आप उसे प्यार से अपना बनाए कि बेटा ये घर तेरा है, तेरा अपना है, ये रीति रिवाज है, इस घर में आपको ये काम सीखना है, हमारे घर में इस तरह से सुबह उठा जाता है, काम किया जाता है, खाना इस तरह से बनता है, इस तरह से खिलाया जाता है, या इस तरह से बात की जाती है, यहाँ पर इस तरह से शिष्टाचार निभाए जाते हैं, ये सारा उसको समझाना होता है, ना कि अगले दिन से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है कि देखें क्या आता है इसको। और सब जगह आलोचना करना शुरू कर देते हैं, अरे ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, ये है, वो है, इसे तो ये भी नहीं आता, उसे वो भी नहीं आता। तो जब इस तरह की आलोचना होती है तो वो लड़की का मन तो पहले ही टूट जाता है कि अरे मैं किस तरह से एडजस्ट करूं घर के अंदर। तो ये भी एक आलोचना का प्रकार है जो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से आलोचना नहीं करनी है कि किसी का मन पहले ही खराब हो जाए, दुखी हो जाए। और दूसरा, जैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, समाज और समाज में विभिन्न तरीके के लोग होते हैं, हम परंपराओं से बंधे हुए जरूर हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कोई लड़की पर विशेष में कहना चाहती हूँ, लड़कों पर भी बात लागू होती है कि वो कुछ हटकर करना चाहते हैं तो भी लोग आलोचना शुरू कर देते हैं। एक बंधी बंधाई लीग पर जीना चाहते हैं, आपने पढ़ाई कर ली, BA कर लिया, MA कर लिया, अब आप LDC बन जाओ, बाबू बन जाओ। जैसे आपने कहा कि मैं तो खिलाड़ी बनूंगा, मैं नाटककार बनूंगा, मैं लेखक बनूंगा, मैं कलाकार बनूंगा, मैं चित्रकार बनूंगा, आपकी आलोचना शुरू हो जाती है कि अरे इसमें क्या रखा है, पढ़ाई करो, नौकरी लगो, घर संभालो, बिल्कुल 4 पैसे कमाओ घर के लिए, है ना। तो ये आलोचनाएं शुरू हो जाती है। इसी प्रकार एक लड़की जब नाटक करने जाती है, थिएटर करती है, या कहीं डांस सीखती है, गायन सीखती है, तो लोग कहते हैं क्यों समय बर्बाद कर रही है। उनकी माँ को समझाया जाता है, इन्हें रोटी पानी सिखाओ, आगे चलकर तो इन्हें घर में रसोई संभालनी है ना। और लीक से हटकर अगर कोई भी काम किया जाए तो आलोचना। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई पर इतना ध्यान दिया जाता है कि उनका बाकी, चाहे उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो, दूसरे कई हो सकता है कि वो खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो सकता है वो गाता अच्छा हो सकता है वो पेंटिंग अच्छा करता हो या करती हो, लेकिन उन सब बातों को दबा करके इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि आपकी प्रगति केवल इसी बात में है कि आप पढ़ाई करें। पढ़ाई जरूरी है, हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़ाई अपनी जगह बेहद जरूरी है, लेकिन पढ़ाई का कीड़ा बनाकर आप सोचते हैं, या आपने BA MA करा लिया और वो 2nd डिवीजन से, 3rd डिवीजन से या 1st डिवीजन से पास हो भी गया, और उसका मन नहीं है कि वो डॉक्टर बने या वो इंजीनियर बने, और आपने उसको उस लाइन में धकेल रखा है, तो आपने देखा है बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा उनकी आलोचना कर देते हैं। तो ये जब आलोचनाएं होती हैं तो इनका जवाब हमें किस तरह से देना है, आज इस विषय पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे कि कटु शब्द सुनना किसी को भी पसंद नहीं आता, इससे मन को पीड़ा पहुंचती है, पर हमें अपनी आलोचना का सामना जो है वो बहुत समझदारी से करना है। कई बार तो घर के ही लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना करते नजर आते हैं, और कुछ रिश्ते तो होते ही ऐसे लगता है कि ये रिश्ता तो बना ही आलोचना के लिए। तो अपनी
आलोचना पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले जरूर सोचें कि ये किन स्थितियों में की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति आपको दिल से चाहता है तो उनकी आलोचना में कुछ अच्छा करने का भाव भी होता है, जबकि जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं उनकी आलोचना में तर्क कम होते हैं। तर्क होते भी नहीं है उनकी आलोचनाओं में, क्योंकि वो कुतर्क करते हैं आपसे। और अगर कोई अच्छा करने के भाव से आलोचना करता है तो इस स्थिति में अपने ईगो को, अहम को एक तरफ रखकर अपने बारे में सोचें और तय करें कि जो कहा जा रहा है उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और जो नीचा दिखाना चाहते हैं वहां आपको अपने क्या क्या तर्क रखने चाहिए। बिल्कुल। आलोचना से मन में पीड़ा के बाद कई भावनाएं जागती है। कई मौकों पर हम बोल नहीं पाते हैं और अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है, चुपचाप सारी बातें सुननी पड़ती है। पर कई बार हमारी ये भावनाएं जो होती है ये हमारा मार्गदर्शन भी करती है। ऐसे समय अपनी भावनाओं को सुने व देखें कि वे किस ओर इशारा कर रही हैं, किस विकल्प को अपनाकर आप ज्यादा खुश रह सकते हैं, इस बारे में सोचें और उसी अनुरूप आप आगे बढ़ें। यानी आलोचना करने वाले तो करते रहेंगे, लेकिन आपको उसके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप कहीं जुड़े हैं तो उसकी बार बार आलोचना से अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को ये जताना बहुत जरूरी भी है कि फलां चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं और इस तरह की टिप्पणियों से पैदा होने वाली नकारात्मक जो ऊर्जा है उसे मैं खुद को दूर रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसे स्पष्ट समझाएं कि उसका बर्ताव अपमानजनक है। अगर बात न बने तो फिर उस संबंध में दूरी बना लेनी चाहिए। हमारे जीवन में घर, कार्यस्थल और अन्य जगहों पर मिलने वाले जो लोग होते हैं वो आईने की तरह होते हैं। भले ही वे थोड़े कड़वे शब्दों में बोलते हैं, लेकिन कई बार वे हमें जगाते भी हैं कि हमें क्या करना है। आलोचना सहना कठिन तो होता है, ये हम जानते हैं, पर कई बार उसके सत्य को भी पहचानना पड़ता है। इसलिए जवाबी हमला बोलने से पहले पूछें कि चीजों को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। कई बार मंजू, लोग आपके कैरियर पर, आपके व्यक्तिगत संबंधों के बारे में भी झूठी बातें फैला देते हैं, तब आप बेपरवाह नहीं रह सकते। ऐसे समय में उचित कदम उठाना बहुत जरूरी है और उस व्यक्ति से मिलकर सारी चीजें, हमारे जीवन की जो लय है वो गड़बड़ा जाती है। हल्की या जो मानसिकता होती है, उससे की गई आलोचना आपको अपने लक्ष्य से भटका भी सकती है, पर हमें भटकना नहीं है। चीजों को छोड़ने की कला भी हमें आनी चाहिए। यानी उस ओर से अपने दिमाग को हटाइए कि कोई आपकी आलोचना कर रहा है। आप जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको आत्मविश्वास है कि यह सही है तो उस रास्ते पर बढ़ते जाइए। और किसी मीटिंग में है, सार्वजनिक उत्सव के समय अगर कोई अपमान करता है तो भी हमारा आत्मविश्वास तो थोड़ा लड़खड़ाता ही है। हम बौखलाहट में कुछ भी बोल जाते हैं, पर ऐसे समय में भी हमें सौम्यता बनाए रखनी है। और जो आपकी आलोचना करता है वो आपसे ज्यादा परेशान होता है जब उसकी आलोचना का प्रभाव नहीं होता है तब। तो ऐसे समय किसी मजाकिया जवाब से आलोचना का सामना करेंगे तो बात आई गई हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। जो आलोचना करने वाला है वो भी खुश हो जाएगा कि हाँ मैंने बोल दिया, और आपके ऊपर उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। हमारे श्रोता लिखते भी हैं कि आलोचना का जवाब चुप रहकर ही सबसे उचित होता है। सबसे भली चुप। आलोचना करना और सुनना दोनों से ही बचना चाहिए, और हो सके तो अपने आप को बचाना भी चाहिए। चलिए, अब गीतों से अपने को नहीं बचाना चाहिए। कदर भी ना इतरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए। और देखो मंजू, हमारे श्रोता लिखते भी हैं कि आलोचना सुनते वक्त शांत रहें, सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। भले ही आलोचना से आपको दुख हो रहा होगा, लेकिन आलोचक को धन्यवाद दें और उनकी प्रतिक्रिया के लिए आभार व्यक्त करें। स्पष्ट रहें कि अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें और अनावश्यक रूप से भावनात्मक होने से बचें। आत्म जागरूक रहें, अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करने में सक्षम बने और उनको सीखने के लिए तैयार रहें। आत्म सशक्तिकरण। आलोचना को कभी व्यक्तिगत न लें, बल्कि इसे अपने विकास के अवसर के रूप में देखें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।
आलोचना को स्वीकार करने और उससे सीखने के लिए आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत। एक अफसाने जैसी मुलाकात होती। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। हाँ, तो बस इसी तरह से जब आप अपनी अदाओं के साथ चलते हैं और अगर आपको कहे कि भाई आप इतरा के चल रहे हैं, तो इस तरह की जब आलोचना हो तो उसे हंस करके टाल दीजिए, खुशी से हंस रही हूँ। हाँ, खुशी से उसको अपना लीजिए और कहिए हाँ ठीक है, हम इतरा के चल रहे हैं, हम ऐसे ही है ना। अच्छा, तो मंजू एक पारिवारिक कुछ खाने के लिए लेके आई हो क्या? खाने के लिए देखिए हाँ, लेकिन मैं लाई तो जरूर थी, लेकिन दोपहर के भोजन के वक्त मैंने वो चीज खा ली है। ओहो, तो आपने मेरे साथ भोजन नहीं किया ना? बिल्कुल, आपका और मेरा काम बिल्कुल अलग अलग था। आपने अपने समय पर भोजन किया, मैंने अपने समय पर भोजन किया। लेकिन घर परिवार में तो मिलजुल कर भोजन करती हो ना? हाँ, करना चाहिए। देखिए दिन का जो वक्त होता है ना, उसमें सभी अपने काम पर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या जो गृहिणी होती है वो घर पर अपना काम करती है, तो ऐसा मौका नहीं मिल पाता है कि हम साथ मिल बैठ करके भोजन करें। बिल्कुल। लेकिन शाम का जो वक्त होता है, सब अपने अपने काम पर से घर आते हैं, फ्री होकर आते हैं, और वो एक समय होता है जब परिवार के सब लोग एकत्रित होते हैं, साथ होते हैं। तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए कि कम से कम एक वक्त का जो भोजन है परिवार के सब लोग मिलकर के साथ करें। कई घरों में हम देखते हैं मंजू की लोग अलग अलग खाना खाते हैं, साथ बैठकर खाना पसंद नहीं करते हैं। कोई अपने कमरे में खाना खा रहा है, किसी के लिए खाना रख दिया जाता है। कुछ लोग पहले खाना खा लेते हैं, खाकर अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं, वो अपना खाना लेते हैं, खाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। तो इस तरह से कि परिवार भी हमने देखे हैं इस तरह के, कि जहाँ इस तरह का माहौल होता है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता, या आपस में एक दूसरे से रिश्ता रखना नहीं चाहते, संवादहीनता रखते हैं और अपना अपना खाना खाते हैं। एक घर तो मंदाकिनी जी मैंने ऐसा देखा है जिसमें केवल कुल टोटल 3 सदस्य हैं, माता पिता और एक बच्चे, लेकिन तीनों के तीनों अपने अपने कमरे में अलग अलग जाकर के भोजन करते हुए मैंने देखा है। अच्छा। यानी बेटी अपने कमरे में कर रही थी, माँ जो है वो अपने कमरे में, और जो पिताजी थे वो ड्राइंग रूम में बैठ करके भोजन कर रहे थे। तो ये स्थिति मुझे बहुत दुखद लगी कि ऐसा क्यों है। पूछने पर पता चला नहीं, वो उनको अलग कुछ देखना रहता है, हमें कुछ अलग देखना रहता है, फिर वो हमें मना करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है और इसलिए हम उनके साथ नहीं बैठते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों में हम असहमतियां जताते हैं, या हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हम किसी को सहन करना भी नहीं जानते। और कई बार तो क्या होता है कि छोटे लोग भी बड़े लोगों का अपमान
अपमान कर देते हैं कुछ घरों में। तो छोटे बच्चे भी हैं आपके या भाई बहन है, वो बड़े भाई बहनों का अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, दादा दादी हैं तो उनके साथ भोजन बैठकर नहीं करना चाहते हैं। तो जब इस तरह का घर का माहौल होता है तो वो घर नहीं होता। बिल्कुल, है ना। अब ये देखिए, अब बस हम साथ मिलकर के भोजन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ फायदे हैं। वो क्या फायदे हैं? देखिए, आजकल का जो जीवन है उसमें सब लोग अपने अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं, या फिर किसी को टीवी देखना है, या फिर कोई इंटरनेट का धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने लैपटॉप को अपने साथ लेकर के बैठा हुआ है। और ये वजह होती है ना कि एक व्यक्ति का ध्यान दूसरे की तरफ जाता ही नहीं है। और भोजन करते हुए भी जब आप इन चीजों का उपयोग करते हैं तो आपको पता ही नहीं रहता है कि आप क्या खा रहे हैं, उसका स्वाद क्या है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं, आपके सामने मोबाइल है, जिस तरह का घटनाक्रम आप देख रहे हैं, उसकी वेव्स भी आपके साथ ही भोजन के साथ ही जा रही है। हाँ, तो ये स्थितियां कुछ ठीक नहीं है। इसके लिए हमें साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए। और जब आप साथ बैठ करके भोजन करें तो दिन भर की आपकी जो गतिविधियां हैं, आपने स्कूल में क्या किया, अपने कॉलेज में क्या किया, या आपने अपने वर्क प्लेस पर, आपके काम का जो स्थान है वहां पर आज क्या हुआ, किस व्यक्ति ने क्या बोला, फिर आपने उस समस्या का समाधान किस तरह से ढूंढा, या अगर आपको कोई समस्या है तो घर के व्यक्तियों के साथ उसको साझा कीजिए। घर में जो स्त्री है, गृहिणी है, अगर वो काम पे जाती है तो उससे क्या परेशानियां हो रही है, या क्या अच्छा हुआ है आज भाई, कौन सी अच्छी एक घटना हो जिसने हमें बहुत अंदर से गदगद कर दिया, प्रसन्न कर दिया। तो इन सारी बातों को जब आप बैठे तो साझा करें एक दूसरे से। इससे होगा क्या, परिवार के सदस्यों के एक जो बॉन्डिंग होती है वो बढ़ती है, वो टाइट होती है। लेकिन मंजू, ये सब सोचना और कहने में बहुत अंतर हो गया है। लोगों को मतलब रहा ही नहीं कि आप स्वस्थ हैं भी कि नहीं, घर की स्त्री स्वस्थ है कि नहीं। एक स्त्री कमा के भी लाती है और घर के काम भी करती है, उसकी मनस्थिति क्या चल रही है घर के सदस्य जानना नहीं चाहते हैं। बच्चे अपनी मस्ती में मस्त हैं, उनकी अपनी दुनिया है, अपने ख्वाब हैं, अपने सपने हैं, अपनी कल्पनाएं हैं, अपने दोस्त हैं, है ना। तो इस तरह का जहां माहौल होता है तो वहां साथ बैठकर खाना और इतनी हेल्दी बॉन्डिंग करना जो आपने कहा, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, सुखद ये भी है कि हमारे देश में ऐसे परिवार हैं जहां पर मिलकर लोग भोजन करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख करते हैं। बुजुर्ग से बुजुर्ग सदस्य भी आपके साथ बैठता है और छोटा बच्चा जो घर का है वो भी आपके साथ बैठकर खाता है। और हम ये नहीं समझ पाते इस बात से कि जब हम इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं तो आगे वाली संतति उसी माहौल को आगे बढ़ाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा बढ़ती जाती है। आप जो व्यवहार कर रहे हैं, आप जैसा माहौल घर में दे रहे हैं, आपका बच्चा भी आगे चलकर वैसा ही माहौल आपको देने वाला है। बातें तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन हमारे श्रोताओं ने भी जो बातें लिखी ना, पहले हम उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि परिवार का एकत्रित खाना, बहुत सारी भूली बिसरी बातें इस विषय से याद आ गई। बचपन का घर भरा हुआ पूरा, टेलीविजन आने के पहले जैसे ही हवा महल शुरू होता था, हम सभी खाना खाना शुरू कर देते थे। हम अपनी थाली लेके बैठते थे। फिर दूरदर्शन का जमाना आ गया। ससुराल में जैसे ही न्यूज आती, सभी घर के मर्द एक साथ खाना खाते थे और खाना परोसने के बाद खाने क्या पर चर्चा न हो ये हो ही नहीं सकता था। किस बहू ने सब्जी बनाई, चटनी तीखी है, खीर मीठी है, भरवा पराठा ज्यादा सेकना चाहिए, इन सभी बातों में सास बहुओं का खानों पर नंबर दिया जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़ाई ही होती थी, खिंचाई भी होती थी। कभी जल गई तो कहा जाता था कि आज दाल पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ लगता है। और उस समय किसी किसी बातें पर बहुत गुस्सा भी आता था। घर के सभी मर्द एक जगह खाना खाते थे और हमें औरतें ज्यादातर किचन में या गर्मियों के दिन पर छतों पर चली जाती थी। हमारा तो बहुत अच्छा पंचायत होती थी। घर की बातें, सास ननद की बातें, पड़ोस की बातें, फिल्मों की बातें, अपने पीछे एक दूसरे की थोड़ी कानाफूसी भी, और परिवार सिमटता गया। कुछ बड़े बुजुर्ग समय से पहले खा लेते हैं, कुछ बाद में खाते हैं। एकत्रित खान का सिस्टम खत्म हो गया है। कोई गेस्ट आते हैं तो किसी को खाने पर बुलाएं तो सभी एक साथ मिलकर बैठ खाते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। एक साथी लिख रहे हैं कि साथ मिलकर भोजन करने से परिवार की एकजुटता बढ़ती है। सकारात्मक पारिवारिक भोजन समय परिवार के सदस्यों को आपसी संबंध बनाए रखने और अपनेपन की भावना महसूस करने में मदद करता है। जब बच्चे माता पिता या वयस्कों के साथ नियमित समय बिता पाते हैं तो वे प्रेम, सुरक्षा और संरक्षित महसूस करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि परिवार के साथ किया गया भोजन परिवार के साथ ज्यादा नहीं तो एक वक्त का भोजन तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक तो परिवार में संवाद होता है। हम 24 घंटे अपने अपने मोबाइल को अपने अपने साथ लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन आप अगर परिवार के साथ एक वक्त का भोजन करेंगे तो उससे परिवारों में संवाद होगा, परिवारों में एक साथ बातचीत होगी। और आप एक साथ भोजन कर रहे हैं तो उस समय कोई नकारात्मक बातें न करें। उस समय सब भोजन कर रहे हैं तो आपसी नकारात्मक बातें करने से माहौल खराब हो सकता है। आप परिवार में खाने पर बात करें और मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। एक साथी लिख रहे हैं कि साझा भोजन का समय आपको बात करने, एक दूसरे के लिए प्यार, चिंता और समझ व्यक्त करने का मौका देता है। शोध पारिवारिक भोजन को स्वस्थ मानसिक विकास और बचपन में अवसाद
साथ खाने के विकार, मादक द्रव्यों के सेवन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कम जोखिम से जोड़ता है। और ये सही बात है कि जब आप बच्चों से बात करते हैं तो उनकी रुचियों के बारे में या उनकी बातों बातों में ये पता चल जाता है कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। बड़े लोगों को ये बात समझ में आ जाती है और इससे अगर कोई गलत घटना होने वाली हो तो उससे बचा जा सकता है। और अब हम गाने से नहीं बच सकते हैं मंदाकिनी जी, सुनते हैं गाना। ये गीत मंदाकिनी जी, ये जो गाना है तीन बहुरानियां फिल्म का गाना, अगर पारिवारिक माहौल की बात की जाए ना तो ये फिल्म अगर आप देखेंगे ना तो सचमुच वही वातावरण आपको देखने को मिलेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम समापन की ओर है, तो इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली